हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4 मई के करेंट अफेयर्स। तो शॉर्ट और स्वीट हम करेंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकें। अगर नोट्स नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट पे जाइएगा। वेबसाइट के अलावा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करेंट अफेयर्स की डेली PDF मिल जाती है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? और कल का जो प्रश्न था उसका आंसर सभी बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जो है वो सही दिया है। मैंने पूछा था कि इनमें से कौन कंप्यूटर की स्पीड को नहीं बताता है, तो MBPS जो होता है ना वो आप सही ने कहा है आप लोगों ने। ये स्पीड ऑफ इंटरनेट है। ये क्या है? स्पीड ऑफ इंटरनेट है, ये प्रोसेसर की स्पीड नहीं है। MBPS क्या होती है? आपकी इस इंटरनेट की स्पीड होती है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने 99% स्टूडेंट से सही आंसर दिया है। तो वैसे ही आज भी एक क्वेश्चन दे देंगे हम आपको, उसका आंसर आप हमें कमेंट में दे देना और शेयर कर दिया करो। अगर सेशन पसंद आता है तो इतना तो कर ही सकते हो, राइट? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के साथ। तो 4 मई को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो 4 मई को हम मनाते हैं कोल माइनर्स डे। 4 मई को हम कोल माइनर्स डे मनाते हैं क्योंकि जो कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी होती है। बट ये अनसंग हीरो जो हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, तो उनको याद करने के लिए हम 4 मई को कोल माइनर्स डे मनाते हैं। अब भारत की पहली कोल इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो ऑब्वियसली बात है, जब ब्रिटिश एरा रहा होगा उस समय ही शुरू किया होगा, है ना? तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री भारत में शुरू हुई थी 1774 में। अच्छा, 1774 में एक और चीज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट बना था, एलिजा इम्फे। याद आया कुछ कुछ? अगर याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की भी टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप टू द पॉइंट वीडियो वहां पर देख सकते हैं जहां पे मैंने टू द पॉइंट सारी बातों को कवर किया है विथ PYQs। जो SSC, MTS एंड CGL में पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। ओके है, चलो। तो यहाँ पे कोल माइनिंग की शुरुआत 1774 में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किस फील्ड में? तो किस फील्ड को एक्सप्लॉइट किया गया था? तो रानीगंज कोल्ड फील्ड। रानीगंज कोल्ड फील्ड इन आसनसोल एंड दुर्गापुर along the bank of दामोदर रिवर which run through the झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी रानीगंज कोल फील्ड में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोल माइनिंग इंडस्ट्री की शुरुआत भारत में की गई थी। ठीक है ना? और रानीगंज जो कोल माइन है वो एक एपी सेंटर रहा है इंडिया के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। ओके, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 से डिक्लेयर किया था कि हर साल 4 मई को हम नेशनल कोल माइनर्स डे मनाएंगे। अब भारत में जो माइंस में वर्कर काम करते हैं, अगर वो उनको छुट्टियां चाहिए है या पेंशन की बात हो गई है या वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेजेस कैसे देंगे, वर्किंग आवर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्यूमेन, है ना, कंपनसेशन, पनिशमेंट एटसेट्रा के लिए भी कुछ लॉ होंगे, कुछ कानून होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल्स 1955 एंड कोल माइन रेगुलेशन 1957, ये कुछ एक्ट हमारे देश में काम करते हैं। ये तो हो गई भारत के बारे में बात। अब पूरे विश्व के बारे में बात करते हैं कि वर्ल्ड की पहली कोल माइन कहां पर बनी थी और कब बनी थी। तो वर्ल्ड की जो पहली कोल माइन बनी थी वो स्कॉटलैंड में बनी थी। कहां पे बनी थी? खोजा गया था, पहली बार माइनिंग शुरू की गई थी स्कॉटलैंड में 1575 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी सेट में छपा है। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये इसका 21st एडिशन है। 21वीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं ना, तो 21st नंबर का ये एडिशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है हर साल, ये कौन करता है रिलीज? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स।
ठीक है ना। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। इसमें 180 कंट्रीज का डेटा लिया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 161 पर है। तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे थोड़ी सी आप देखेंगे कि डिग्रेड हुई है, फॉल हुआ है भारत की रैंकिंग में। 2022 में भारत की रैंकिंग जो थी वो 150 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। भारत का स्कोर जो था वो 41 था 2022 की रिपोर्ट में। लेकिन अगर हम 2023 का डेटा देखेंगे तो 180 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग 161 है और भारत का जो स्कोर है वो 36.62 है। लगातार 7th टाइम, लगातार 7वीं बार जो है वो नॉर्वे ने टॉप किया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 161 है। टॉप पर 7वीं बार नॉर्वे रहा है। नॉर्वे के बाद आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड देखने को मिलेंगे। अगर मैं लास्ट 3 कंट्रीज के बारे में बात करूं तो लास्ट 3 कंट्रीज में देखिए कौन कौन है। तो नॉर्थ कोरिया है, आपको तो वहां पता है कि प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बाद चाइना, चाइना की भी हालत आपको पता है कि चाइना से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जो न्यूज़ है वो नहीं बाहर आ पाती। अगर कोई रिपोर्टर कवरेज भी देता है तो वो रिपोर्टर ही गायब हो जाता है। कोविड के दौरान हमने ये सारी चीज़ों को देखा था। तो नॉर्थ कोरिया, चाइना या वियतनाम जो है वो यहाँ पर लास्ट 3 कंट्रीज है जहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। अच्छा, ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ना, ये 3 मई को पब्लिश किया जाता है ना। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 5 इंडिकेशंस होते हैं जिनके आधार पर, ये पैरामीटर्स के आधार पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। पॉलिटिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर। ओके, भारत की रैंकिंग 161वें नंबर पर है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। हम सभी को पता है आर्टिकल नंबर 19 जो है हमारे संविधान का, अनुच्छेद नंबर 19 जो है वो हमें प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था और उसी दिन यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिए जाते हैं, यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो यहाँ पे 3 जर्नलिस्ट हैं जिनको ये यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। ये तीनों जर्नलिस्ट जो हैं वो ईरान की हैं, ठीक है ना, ईरान की हैं, लेकिन इन्हें जेल में बांध के रखा हुआ था, जेल में थी ये, और जिनमें से 2 जर्नलिस्ट की तो डेथ भी हो चुकी है। तो यूनाइटेड नेशन अनाउंस its premier prize for press freedom has been awarded to the 3 imprisoned Iranian female journalists। तो यहाँ पे ईरान की जेल में बंद 3 व्यूमेन या महिला पत्रकारों को यूएन प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। वो 3 महिला पत्रकार आप देख सकते हैं। एक है नीलोफर हमीदी, दूसरी हैं एला मोहम्मदी और नरगीस मोहम्मदी। अगर मैं यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में बात करूं तो 1997 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है प्रेस की फ्रीडम में, है ना, डिफेंस में, तो उसे ये प्राइज बेसिकली यूनेस्को यहाँ पर देती है। ठीक है, अगली बात करते हैं। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of Vodafone? मैं यहाँ पे VI के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, भूल जाओ VI को। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वोडाफोन के बारे में। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वोडाफोन कौन बनेगा, क्योंकि इसकी सर्विसेज आप यूरोप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी देख सकते हैं। सो वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है डेला वेले को। वोडाफोन डेला वेले, ठीक है, पूरा नाम हो जाएगा मार्गरीटा डेला वेले को अपॉइंट किया गया है और लगभग 29 सालों से 29 ईयर से वोडाफोन में अपनी सर्विसेज को दे रही हैं। बेसिकली इन्होंने अपनी खुद की एक स्टार्टअप टेलीकॉम फर्म की शुरुआत की थी, टेलीकॉम स्टार्टअप किया था, ठीक है, जिसका नाम था ओमनीटेल, और ओमनीटेल को एक्वायर कर लिया था वोडाफोन ने 2001 में। तब से ये वोडाफोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और इन्हें जो है वोडाफोन का सीईओ अपॉइंट किया गया है डेला वेले को। अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है अभिलाष टॉमी। ओके, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया है और इनका नाम है अभिलाष टॉमी। ये गोल्डन ग्लोब रेस जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो के सर रॉबिन जॉनसन के द्वारा ये रेस चलाई जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, क्यों इतनी टफ है, क्योंकि कोई भी भारतीय इसको कंप्लीट नहीं कर पाए और ये पहले इंडियन बन गए हैं अभिलाष टॉमी। बेसिकली ये पूरी वर्ल्ड का आपको टूर करना होता है। ये वर्ल्ड फर्स्ट सोलो एंड नॉन स्टॉप, सोलो भी है और नॉन स्टॉप सिंगल हैंडेड रेस है, जिसमें आपको वोट को खुद से सेल करना होता है, चलाना होता है और वर्ल्ड टूर करना होता है। इसकी शुरुआत यहाँ पे देखेंगे बेसिकली 1968 में क्या किया था। जो ये रॉबिन है, सर रॉबिन, इन्होंने अपनी पहली रेस यहाँ पे कंप्लीट की थी, पहली रेस किया था, इसलिए इनके द्वारा ये पूरी शुरुआत की गई है 1968 से।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गॉड फादर, फादर भी नहीं, गॉड फादर, ठीक है ना, गॉड फादर ऑफ एआई। गॉड फादर ऑफ एआई किसे कहते हैं हम, तो हम ज़ेफ्रे हिंटन को कहते हैं। और इन्होंने गूगल से रेजिग्नेशन दे दिया है, गूगल को छोड़ दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो एआई है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है आने वाले समय के लिए। आइए पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। एआई गॉडफादर ज़ेफ्रे हिंटन क्विट्स गूगल। तो एआई गॉडफादर ज़ेफ्रे हिंटन ने गूगल को छोड़ दिया है। गॉफ्री हिंटन को नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी दिया गया था इनके न्यूट्रल नेटवर्क के लिए। इन्हें गॉडफादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। और इन्होंने बताया है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये डेंजरस है ना, इसलिए इन्होंने गूगल को क्विट कर दिया है। इसके अलावा इन्हें टूर्निंग अवार्ड 2018 में भी दिया गया था और काफ़ी लंबे समय से ये गूगल में काम कर रहे थे। गूगल के फाउंडर जो है वो लैरी पेज है और सर्गी ब्रिन है। यूएसए कैलिफोर्निया में हेड ऑफिस है और 1998 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। चलिए अगली बात करते हैं एक छोटी सी बुक के बारे में, जिस बुक को लिखा है अमिताभ कांत ने। क्योंकि अमिताभ कांत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कहेंगे क्यों मैडम, अमिताभ कांत जी क्यों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? क्योंकि ये सीईओ रहे हैं नीति आयोग के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के 2016 से लेकर 2022 तक, 2016 से 2022 तक नीति आयोग के सीईओ रहे अमिताभ कांत। और उनकी ये पुस्तक है इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी बुक लिखी इन्होंने? मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसकी बुक है? अमिताभ कांत की ये पुस्तक है। ठीक, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये लास्ट पर्सन है जिसके इनके बाद हम दूसरी न्यूज़ पे यहाँ पे कवर करेंगे। सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण बिकम मैन ऑफ द सेंचुरी एट 1997। तो ये 97 ईयर्स के हैं, 97 साल के हैं, समाजवादी नेता हैं और कई बार एमपी रहे हैं ये, अभी हम देखेंगे। पंडित रामकृष्ण इन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी चुना गया है, ठीक है। इन्हें शताब्दी पुरुष का टाइटल दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? शताब्दी पुरुष, मतलब मैन ऑफ द सेंचुरी। तो सोशलिस्ट पंडित रामकृष्ण बिकम मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97। इनके एफर्ट्स के लिए, जब आप जेपी आंदोलन हुआ था ना, जयप्रकाश नारायण जी एक सोशलिस्ट लीडर थे, उनका जो मूवमेंट हुए थे, राम मनोहर लोहिया जी के जो मूवमेंट थे, उन सारे मूवमेंट में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशलिस्ट लीडर हैं ये पंडित रामकृष्ण। इन्हें मैन ऑफ द सेंचुरी या फिर शताब्दी पुरुष का टाइटल दिया गया है नई दिल्ली में। कई बार ये इमरजेंसी के दौरान भी कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा है। इसके अलावा ये लोकसभा में चुने गए हैं 1977 में और 4 बार लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान की असेंबली से एमएलए भी रहे हैं 1962, 1967, 1974 और 1990 में, ठीक है। इसलिए इन्हें शताब्दी पुरुष का टाइटल दिया गया है। चलिए अगली बात करते हैं उड़ीसा से। हम सभी को पता है कि जो हमारी मेंस और वीमेंस हॉकी टीम है उसको प्रमोट करने का काम, फंडिंग करने का काम, ट्रेनिंग देने का काम, मतलब आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप कौन संभाल रहा था? उड़ीसा संभाल रही थी, उड़ीसा गवर्नमेंट संभाल रही थी सिंस 2018 में इसने स्पॉन्सरशिप ली थी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 2023 के लिए। और इन्होंने स्पॉन्सरशिप को 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, मतलब अभी 2033 तक स्पॉन्सर रहेंगे, ठीक है। सो उड़ीसा एक्सटेंड इंडियन हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप टिल 2033। तो 2033 तक स्पॉन्सरशिप हमारी हॉकी टीम की, चाहे वो मेंस हो या वीमेंस हॉकी टीम हो, सीनियर हो या जूनियर हो, इसकी स्पॉन्सरशिप किसके पास रहेगी? उड़ीसा गवर्नमेंट के पास रहेगी। नवीन पटनायक जी ने रिसेंटली ये बात हमें बताई है, ओके है। नेक्स्ट बात करते हैं, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुल ऑफ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150। ये जो कंटेनर दिख रहा है ना, ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, मतलब हेलीकॉप्टर की मदद से आप इसे ड्रॉप कर दो, ठीक है, छोड़ दो। तो ये इस कंटेनर का नाम है ADC 150। इसका सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट किया है इंडियन नेवी और हमारी DRDO ने, ठीक है। तो DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसे फर्स्ट जो इसका टेस्ट ट्रायल था वो कंडक्ट किया है और इसे IL-38SD एयरक्राफ्ट गोवा में इसे लॉन्च किया गया, छोड़ा गया, मतलब हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट था ऊपर और इससे इस कंटेनर को लॉन्च किया गया।
ठीक है। इससे क्या होगा, बेसिकली जो कंटेनर है ना ये 150 केजी तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है कि 150 केजी पेलोड कैपेसिटी को कैरी करे, और ये पूरी तरीके से इंडिजीनियस है, मतलब मेड इन इंडिया है। इससे क्या होगा, हमारे जो नेवल ऑपरेशंस होते हैं ना उसके लॉजिस्टिक सप्लाई है, खाना या रसद चाहिए है, पेलोड की ज़रूरत है, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है ना, तो उस सब चीज़ों को आप ड्रॉप कर सकते हो। जो हमारी नेवल शिप है उनको शोर तक, मतलब कोस्ट तक आने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इससे जो भी ये लोग काम कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो उसको स्ट्रेंथ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास रिसर्चर डेवलप टूल टू डिटेक्ट ट्यूमर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा एक टूल तैयार किया गया है, जो टूल आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। बेसिकली ये मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटेशनल टूल है, जिसकी मदद से इजीली कैंसर कॉजिंग ट्यूमर को डिटेक्ट किया जा सकता है इन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब दिमाग में, मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी में। ये जो टूल रन होता है, इसके लिए जो वेब सर्वर है उसका नाम है जीबीएम ड्राइवर। जीबीएम ड्राइवर, जीबीएम ड्राइवर का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ग्लायोब्लास्टोमा म्यूटीफॉर्म ड्राइवर। अभी जो ग्लायोब्लास्टोमा है ये बेसिकली एक ट्यूमर है जो कि बहुत एग्रेसिवली ग्रो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस वर्ड को भर याद रख लो, काम बन जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ईडी की रेड के बारे में। हालांकि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ना, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं छापेमारी चलती रहती है ईडी की। ठीक है। तो अभी ईडी की रेड जो है वो बायजू के ऑफिस में भी पड़ी है, हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बात बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ईडी कहाँ पर रेड डाल रही है, क्योंकि उसका तो काम ही है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, पॉलिटिशियंस के घरों में वो रेड डालती रहती है। तो यहाँ पे बायजूस के ऑफिस में भी इसने रेड डाल दी, इट्स ओके। हम कुछ एक्ट्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे, वो एक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम FEMA एक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इस एक्ट को कब लॉन्च किया गया था, कब से ये इफेक्ट में आया था, कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हमें केवल इन्हीं बातों पे फोकस करना है। चलो सबसे पहले बात करेंगे ईडी रेड्स बायजू प्रमाइसेस एलिक्स FEMA वायलेशन। तो ईडी ने बायजू के परिसरों पे छापा मारा है और आरोप लगाया है कि इन्होंने FEMA जो नियम है उनका उल्लंघन किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रमाइसेस में बेसिकली जो बायजू से लिंक थे बेंगलुरु में, उन पे यहाँ पे छापेमारी की गई है। FEMA का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, और पाया गया है कि 28,000 करोड़ रुपए का लगभग FDI रिसीव हुआ है 2011 से लेकर 2023 के बीच में। 2011 से 2023 के बीच में बायजू को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है 28,000 करोड़ रुपए का, इसलिए छापेमारी की गई है। हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने टू द पॉइंट पे आते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है। बेसिकली ये जो एक्ट है वो डील करता है कि जो आपका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन या क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग हो रही है, आपके अकाउंट में FDI आ रहा है, फंड आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों से ये डील करने का काम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट करता है। ठीक है ना। इसको 1999 में लाया गया था, रिप्लेसमेंट किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह हम किसको लेकर आए, हम FEMA को लेकर आए। और ये इफेक्ट में कब आया, 1 जून 2000 से ये इफेक्ट में आया। और इसकी गवर्निंग बॉडी जो होती है वो ईडी होती है। ठीक है। और इसका हेड ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट इन इंडिया। और इस सारे पार्ट, इंडिया के सारे पार्ट में एप्लीकेबल है। इनफैक्ट इंडियन कोई फर्म है जो आउटसाइड है इंडिया के, उस पर भी ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक छोटे से मर्जर के बारे में। भारती एयरटेल टू मर्ज श्रीलंका ऑपरेटर विथ डायलॉग एक्सेटला। तो भारती एयरटेल ने डायलॉग एक्सेटला के साथ, मतलब श्रीलंका की ऑपरेटर है उसके साथ यहाँ पे मर्जर किया है, विलय किया है। सो श्रीलंका मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन फर्म है डायलॉग एक्सेटला। इंडियन जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, उसने इसे मर्जर कर लिया है इस श्रीलंकन सब्सिडरी का। मतलब अब भारती एयरटेल को और ज़्यादा कस्टमर जो है वो श्रीलंका में मिलेंगे। भारती एयरटेल जो है वो श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में,
और भारतीय एयरटेल के 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर ऑलरेडी श्रीलंका में है। इस मर्जर के बाद उसे और ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे मार्केट मिलेगा, क्योंकि जो डायलॉग है इसके 57% मोबाइल मार्केट जो है वो श्रीलंका में है। चलिए अब यहाँ पे देखो, जो संकट के बादल है ना वो हट ही नहीं रहे हैं अमेरिका से। लगातार कोलैप्स पे कोलैप्स होते चला जा रहा है किसी ना किसी बैंक का। यहाँ पर अगेन फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक बैंक है, इसका वापस से कोलैप्स हो गया है, ये वापस से बैंक करप्ट हो गया है। ठीक है, इसी के ऊपर हमें चर्चा करनी। जब कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो उसके असेट कोई ना कोई बड़ी बैंक, कोई बड़ी फर्म खरीद लेती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक तो बैंक करप्ट हो गया, ये तो डूब गया, लेकिन इसके असेट्स को किसने लिया है? ठीक है, विच यूएस कंपनी परचेज रिसोर्सेज ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक बैंक रिजल्टिंग इन थर्ड फाइनेंशियल कोलैप्स। तो किस अमेरिकी कंपनी ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के असेट को खरीदा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने इसके असेट्स को खरीदा है। क्लियर, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। चलो अब बात करते कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। शॉर्ट न्यूज़ वाकई में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम देखते हैं। रिसेंटली आईसीसी ने अपनी यहाँ पर रैंकिंग रिलीज़ की है। आईसीसी के द्वारा रैंकिंग रिलीज़ की है और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत की जो मेंस टीम है वो टॉप पर पहुंच गई है। सो इंडियन मेंस टीम हैज सरप्राइज्ड ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज बाय द आईसीसी। तो क्वेश्चन आएगा कि हमारी जो मेंस टेस्ट टीम है वो किस नंबर पे? तो फर्स्ट नंबर पे आ गई है। इसके अलावा आपको पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनर लाइन परमिट के लिए जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है उसको इंट्रोड्यूस किया है बाय द हेल्प ऑफ 2 कैमराज। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट रिलीज हुई है। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने रिलीज की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि आने वाले समय पे हम मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, है ना, इन सारी नई टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। तो एक नया तरीके का डेटा, मतलब अलग तरीके का जो मार्केट है आपको आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा। लगभग 22% जो हमारा मार्केट है वो इफेक्ट होगा इन सारे टूल्स की वजह से। इंडियन मार्केट के बारे में चर्चा हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं संजीव कपूर। ये खाना बनाने वाले मास्टर शेफ वाले संजीव कपूर नहीं है, ये थे सीईओ कहाँ के? जेट एयरवेज के, और इन्होंने कंपनी क्विट कर दी है, कंपनी को छोड़ दिया है। सो संजीव कपूर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेजिग्नेट ऑफ एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज हैज अनाउंस्ड टू क्विट द कंपनी। अब देखिएगा 1 मई से लेके 3 मई के बीच में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह वो विजिट पे गए हुए थे। कहाँ पे? मालदीव। सभी लोग जाते हैं भाई छुट्टियां मनाने मालदीव पे, तो राजनाथ सिंह जी भी गए थे और उन्होंने मालदीव को एक गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट दिया? फास्ट पेट्रोल वेसल एंड द लैंडिंग क्राफ्ट। हमारा जो है फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट जो है वो मालदीव को हमने गिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अच्छा, नई एजुकेशन पॉलिसी देखो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है, हम सभी को पता है। तो हमारे देश में किस तरीके से जो है वो एजुकेशन पॉलिसी बनी, ब्रिटिश एरा के समय पे कौन से कमीशंस बने, आपको जानना ज़रूरी है। मतलब आपको चार्टर एक्ट के बारे में, मार्ले मिनट के बारे में, मार्ले मिनट के अलावा आपको वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडल कमीशन, रेलिंग कमीशन, इन कमीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को रिलेशन आपको एजुकेशन सिस्टम से मिलेगा और आज भी कई सारी चीज़ें हम अपने एजुकेशन सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो इसको जानने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत जल्दी मेरा एक वीडियो आने वाला है जो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिलेगा, जहाँ पे मैंने एजुकेशन पॉलिसी इन ब्रिटिश एरा डिस्कस किया, जिसमें ये सारे कमीशन वहाँ पे मैंने 1 लाइनर के फॉर्म में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, विथ MCQ। तो आपको वो मिल जाएगा, बहुत जल्दी मैं इसे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE ने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये डिसीजन लिया है कि 6 से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को हम कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, कोडिंग वगैरह इंक्लूड करने की बात सिलेबस में की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा भारत की एक और एयरलाइंस जो है वो बैंक करप्ट हो गई है। पिछले कुछ दिनों से इसमें कोई भी फ्लाइट नहीं रन हो रही है, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है और वो एयरलाइन है गो फर्स्ट एयरलाइन। ठीक है, गो फर्स्ट एयरलाइन। अब देखिएगा सूडान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप सभी को पता है। तो सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, वहाँ पर हमारी एम्बेसी थी, तो इंडियन एम्बेसी को टेम्परली शिफ्ट कर दिया गया है पोर्ट सूडान में। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा विवाद से विश्वास 1 रिलीफ टू एमएसएमई स्कीम की शुरुआत कर दी गई है। बेसिकली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, हमारा जो 2023-24 का बजट आया था ना, उसमें ये बात की गई थी कि हम एमएसएमई सेक्टर जो है हमारे, उसमें कोविड-19 के समय उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना पड़ा, काफ़ी लॉसेज हुए, कई सारे एमएसएमई सेक्टर बंद भी हो गए। तो इसलिए उनको रिलीफ देने के लिए हम बहुत जल्दी एक स्कीम लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे विवाद से विश्वास रिलीफ टू एमएसएमई स्कीम की शुरुआत की गई है और 30 जून तक यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी है उन एमएसएमई से जिनको लॉसेस कोविड-19 के समय हुए हैं। ओके है, सो ये हमारी कुछ न्यूज़ थी, ये हमारी हेडलाइंस हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो वीडियो को रोककर इन सारी हेडलाइंस को पढ़ सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं और वेबसाइट में भी ये सारी हेडलाइंस इंक्लूड होंगी। हम डायरेक्टली जंप करते हैं अपने एमसीक्यूज पे। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिया विल ज्वाइन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन carbon offsetting and reduction scheme for international aviation and the long term aspirational goal from which year? तो सिंपल सी बात है, कब ज्वाइन करेगा भारत? 2027 तक ज्वाइन करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कितने नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 और संख्या पहुंच गई है 26। अगली बात करते हैं, एनपीसीआई ने किस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर साइन किया है कि वो भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगी? तो एनटीपीसी के साथ। एनटीपीसी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, which of the following state has topped the list of state with the highest market borrowing for the third consecutive year? तो जिसने सबसे ज़्यादा मार्केट से बोरो किया है तो वो राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब जो आपका डिजिटल रुपी जारी किया था ना आरबीआई ने, तो उस डिजिटल रुपी से आप किस कंपनी के प्रीमियम को भर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बन गए हैं? तो 17th नंबर के वर्ल्ड चेस चैंपियन और चाइना के पहले चेस चैंपियन बन गए हैं यहाँ पे डिंग लिरेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, who has become the first Indian men's double pair to win a gold medal at बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप? तो यहाँ पे जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई है उसमें पहले इंडियन मेंस डुओ कौन बन गया है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इंस्टीट्यूट रिलीज द प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट? तो प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है? मैंने आपको बताया था, नाबार्ड, एफसीआई, नीति आयोग या फसई। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बता देना और मैं रिप्लाई भी वहाँ पे कर दूंगी। आई थिंक आपको पूरे करंट अफेयर्स समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम कल 7 AM अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।